हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है आपको क्वेश्चंस की भी। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो पीआई के पेपर में आए हैं, जो स्पेशली जो हम लोग का पीआई का पेपर होता है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। और देखेंगे कौन से टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट एनालिसिस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो पीआई के पेपर में। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं 27-28 मार्क्स के अराउंड, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो कि 25 प्लस मार्क्स हैं, 18 क्वेश्चन हैं, तो वेटेज कितना है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि भाई मैकेनिकल के साथ में हम एक और पेपर भर दें, पीआई भर दें, एक्सी भर दें, कौन सा भर दें, ठीक है ना। तो आप कोई भी भरो, दोनों में सब में सिलेबस सेम है, बस कुछ पार्ट का वेटेज बढ़ जाता है। जैसे इसमें प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन किया था, कल के वीडियो में, कि ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का दोनों पेपर में आया था। इसमें 27 के अराउंड मार्क्स का आ रहा है इंडस्ट्रियल। तो सारे क्वेश्चंस जो आए हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो पीआई के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो फिर रेडी हो जाइए गेट 2023 के लिए, 2023 के लिए, और प्रिपरेशन को अपने एकदम जान लगा दीजिए क्योंकि यही मौका है, यही टाइम है, ठीक है ना। इस समय जो पीछे रह गया तो वो फिर पीछे रह जाएगा। फिर इसके बाद फिर आप अपने जो प्रिपरेशन है और लास्ट टाइम पे अपना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कि ये रह गया वो रह गया, ठीक है ना। अभी टाइम है, ठीक है ना, 4.5 मंथ है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम होता है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे में, ठीक है ना, स्मार्टली पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप एग्जाम की कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें आप एग्जाम की कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ही हेल्पफुल होंगे भी। और उन टॉपिक्स को जल्दी पकड़ो, ठीक है ना, जो मार्क्स खींचते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंडस्ट्रियल मार्क्स खींचता है, और साथ में वो टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। जैसे वाइब्रेशन, वेलोसिटी एनालिसिस हो गई, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के टॉपिक्स है ना, एंट्रोपी वगैरह, इस टाइप के टॉपिक्स है, उनको पकड़ो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। देखो आपको ये तो पता ही है कि अन अकेडमी और गेट अकेडमी अब एक हो गए हैं, ठीक है ना। तो अन अकेडमी और गेट अकेडमी दोनों मिलके एक कॉम्बैट लेके आए, गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें आपको 30 करोड़ प्लस के जो है ना आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, प्राइजेस मिलेंगे, जिसमें आपको यूज करना है कोड GA1111, ठीक है ना, और इनरोल करना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है। उसके बाद फिर आपका 25 सितंबर 11 AM को, ठीक है ना, ये आपका कॉम्बैट होगा, करेक्ट। पहले 100 टॉप 100 स्टूडेंट्स को, भाई जैसे कॉम्बैट हम लोग करते रहे वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो जो 100 स्टूडेंट्स होंगे टॉप, उनको 100% स्कॉलरशिप यानी कि फ्री कोर्स। फिर 400 स्टूडेंट्स को 50% ऑफ। फिर 4500 यानी कि 4500 को 30% ऑफ। और उसके बाद, ठीक है ना, जो भी स्कोर करेगा 80 परसेंटाइल से ऊपर उसको मिलेगा 20% ऑफ। अब आप समझ लो कि कितना फायदेमंद है, ठीक है ना। उसके अलावा भी प्राइजेस हैं, ऐसी बात नहीं कि यहीं पे कहानी खत्म हो गई है, ठीक है ना। टैबलेट है, मैकबुक है, ठीक है ना, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो ये सब चीज़ें आपको, ठीक है ना, मिलेंगी। तो वेस्ट मत करो टाइम, तुरंत इनरोल कराओ और यूज करो इस कोड को GA1111, ठीक है ना, GA1111, ठीक है ना। और पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना, किसमें, कॉम्बैट में, और प्राइज अपना सिक्योर करो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं पीआई के पेपर की। तो अराउंड 26 से 28 मार्क्स का है, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सर आप एग्जैक्टली लिख रहे हो, क्योंकि पेपर जो दिया हुआ है उसमें जो सीक्वेंस दिया होता है पता नहीं होता है क्वेश्चंस का एग्जैक्टली, ठीक है ना। कि भाई मैंने अभी इतनी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर ली कि क्वेश्चन के मार्क्स ढूंढ लूँ, लेकिन अराउंड जो दिख रहा है कि मतलब 1-2 क्वेश्चन में डाउट है कि वो 2 नंबर का है कि 1 मार्क्स का है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन 18। अब आप समझ लो 18 क्वेश्चन कितने होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो हम लोग जल्दी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। हमें पता है आपको अभी टाइम बहुत कीमती है, मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन ये सब एनालिसिस भी जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसमें 2-3 टॉपिक हमारे इंडस्ट्रियल से जो मैकेनिकल वाले ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल एक, और आप देखोगे इसमें 3 क्वेश्चन शायद क्वालिटी कंट्रोल से हैं, ठीक है ना, 3 या 4 क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल से हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मेंटेनेंस रिलायबिलिटी, ठीक है ना। तो इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे,
2 क्वेश्चन है शायद, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो 2 हैं नए हैं, बाकी अपने सारे पुराने वही टॉपिक हैं जहां से हम लोग पढ़ते आए हैं, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन बहुत होते हैं। सबसे पहले द कंट्रोल चार्ट फॉर ए नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए वेल्ड जॉइंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव के लिए कौन सा होता है, सी चार्ट होता है। अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना, सी चार्ट। तो अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा है, अब जैसे मैकेनिकल वालों को इसको लोड लेने की जरूरत नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनको बाकियों को है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन की बात करते हैं, रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ए मशीन देयर आर 2 मोटर्स बट ओनली 1 मोटर इज नीडेड फॉर द फंक्शनिंग of the machine. The reliability of the motor are 0.90 and 0.70, यानी कि 2 मोटर है, उन दोनों की रिलायबिलिटी कितनी है हमारी, R1 है कितनी है हमारी 0.90 और R2 कितनी है हमारी 0.70। समझ रहे हो आप बात को, है ना। तो कह रहा है कि द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो जब भाई अगर हम लोग एक की ही रिक्वायरमेंट है, जब एक की ही रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, एक मोटर ये हो गया और एक ही हो गया। अगर ये फेल होगा तब ये यूज होगा, क्योंकि एक बार में तो एक ही लग रहा है ना। भाई आपके पास 2 टायर हैं, ठीक है ना, और आपकी गाड़ी में 1 टायर लगाने की जगह है, तो आप एक तो लगा लोगे, एक स्टेपनी में रख लो, खराब हो जाएगा तो बदल लोगे, गाड़ी चलाने लोगे। बस यही, एक मोटर खराब हो गया दूसरा काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो पैरेलल के केस में रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या होती है, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस R1 माइनस 1 माइनस R2, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 और 0.3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.03 और फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 0.097, सॉरी 0.97, यानी कि 90% क्या होगी हमारी रिलायबिलिटी। पैरेलल के सिस्टम में हमारी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट, बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट हमारा, इफ द इंटर अराइवल टाइम इज एक्सपोनेंशियल एंड 8 कस्टमर पर आवर अराइव इन ए बैंक, then the probability of no arrival of customer, no arrival यानी कि 0 arrival, ठीक है ना, then the probability of no arrival of customer, ठीक है ना, customer during a period of 15 minutes is, ठीक है ना। तो भाई इस केस में, इस तरह के सवालों के केस में हमारा एक ही फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना, कि probability of an arrival during time t इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना, e की पावर माइनस लैम्डा टी और लैम्डा टी की पावर n और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे ध्यान से, लैम्डा कितना दे रखा है, 8 कस्टमर पर आवर, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है हमारा 1/4 आवर। 15 मिनट दे रखा है ना, तो आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्यों इतना लोड ही लेंगे हम लोग, आप बताओ, ठीक है ना। लैम्डा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा जल्दी बताओ, लैम्डा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। लैम्डा टी कितना हो गया, 2। तो देखो यहां पे भी रखोगे 2 माइनस का 2, ठीक है ना, e की पावर -2 है ना, और लैम्डा टी यानी कि फिर से 2 और n कितना है, 0 कस्टमर के अराइवल, नो कस्टमर नो अराइवल, ठीक है ना, डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। तो जो आप वैल्यू देखोगे, जो आंसर आ रहा है 0.14 के अराउंड आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.14। तो बहुत आसान सवाल थे ये भी 1 नंबर का था, ये भी 1 मार्क्स का था, ये भी 1 मार्क्स का था, ये भी 1 मार्क्स का था। करेक्ट, काम हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का कह रहा है कि एक कंपनी बाइज ए मशीन वर्थ ₹65,000, ठीक है ना। 65,000 में कोई मशीन वो खरीदता है, कॉस्ट उसकी कितनी है हमारी 65,000, ठीक है ना, और साल्वेज वैल्यू कितनी है हमारी 5,000, यानी कि जब मशीन एकदम खराब हो जाती है तो हम लोग स्क्रैप में कितने में बेच देते हैं, ठीक है ना। साल्वेज वैल्यू कितनी है 5,000, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अच्छा, ये कह रहा है कि द एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज 10,000 बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, मेथड। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज, अब देखो कह रहा है कि हर साल 10,000 रुपए इसकी कॉस्ट गिर जाती है, स्ट्रेट लाइन है, हर साल 10, अगले साल 10, अगले साल 10, अगले साल 10, ठीक है ना। डेप्रिसिएट हो रही है कॉस्ट मशीन की, मतलब 65 से 10,000 कम हो रहा है 1 साल बाद, तो उसकी यूजफुल लाइफ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो लास्ट में 5,000 का बचेगा जब सब खराब हो जाएगा, तो जो टोटल कॉस्ट हुई मशीन की जो हमारी खराब हो सकती है, यानी कि जो डेप्रिशिएट हो सकती है, वो कितनी हो जाएगी 65,000 डिवाइड माइनस 5,000, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 60,000, ठीक है ना। और 1 साल में कितनी रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, तो कितने हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है ना। तो जब कट करोगे तो 6, यानी कि 6 साल 6 ईयर, कॉमन सेंस, ठीक है ना, एप्टीट्यूड है, 6 ईयर में
60,000 कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 10,000 कॉस्ट गिर रही है, तो 6 साल में कितनी गिर जाएगी? 60,000। तो 60,000 ही तक गिर सकती थी, क्योंकि 5,000 की तो बचेगी। 65 में जो खरीदा है आपने 5,000 की तो सालवेज वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि वो स्क्रैप में जाएगा इतने का, करेक्ट, यानी लोहा लक्कड़ जो होगा उसका रेट, ठीक है ना, समझ गए बात को? तो कितना आ रहा है? 6 ईयर। तो ये तो हमारा था जो पार्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये पढ़ा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट, मास प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन। दिमाग लगाओ जल्दी से, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन, जल्दी से दिमाग लगाओ, जल्दी से। आंसर क्या है? आंसर है ठीक है ना, आंसर क्या है? देख लिया ना, आंसर है हमारा डी पार्ट, ठीक है ना। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मतलब जैसे कि ना शिप का मैंने आपको बताया था, शिप का, एरोप्लेन का, बड़े बड़े चीजों का जब हम करते हैं तो वो जॉब स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अपने लेआउट नहीं बनाते हैं, मशीनों को उसके पास तक ले जाते हैं जॉब की तरफ, तो वो फिक्स पोजीशन, ये तो हमें कंफर्म है। और प्रोडक्ट और प्रोसेस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट और प्रोसेस में याद रखोगे कि प्रोडक्ट हमेशा किसके लिए है? मास प्रोडक्शन के लिए, और प्रोसेस किसके लिए? बैच, ठीक है ना, एक फिक्स बैच, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो ये तो क्वेश्चन करने के लायक नहीं है यार, है कितना किए हम लोग। कह रहा है कि एक कंपनी प्रोड्यूसेस 384 पार्ट्स एनुअली, द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इतना, इफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इतना, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो ये 1 नंबर का सवाल है, अब क्या ही इसमें बोले आप बताओ, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट 2D, ठीक है ना, 2 इंटू डी 384 सी नॉट यानी कि 1000, ठीक है, डिवाइड बाई सी एच, करेक्ट। कह रहा है इन इंटीजर, इंटीजर में बताना है, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2D सी नॉट बाई सी एच, ठीक है ना। हाँ 160 पार्ट्स, कितना आ रहा है? 160 पार्ट्स, काम खत्म। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा, इससे ज्यादा क्या ही मेहनत करोगे यार, है? क्या करोगे बताओ, इससे ज्यादा कुछ है करने के लायक? तुम खुद ही बताओ मालिक। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि a company planning to produce 24 electric cars per day, the setup cost of the plant is estimated 19,476 million and the variable cost is 0.6 million per car and the car will be sold at 1.5 million, the number of days required for achieving the break even is। तो देखो सबसे पहले तो ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल लो, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो होता है हमारा क्या? फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 19,476 मिलियन, ये रही। उसके बाद डिवाइड बाई सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना, 1.5 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट 0.6। तो यहां से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है आपका कितना, कितना आ रहा है, ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 21640 कार्स, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू अचीविंग द ब्रेक इवन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई एक दिन में कितने, ठीक है ना, कितने मोटर कार प्रोड्यूस कर रहा है? 24। कितने कार प्रोड्यूस कर रहा है? 24 ही तो कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे हमारे, और वो भी राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर करना है हमको, तो 21640 एक दिन में कर रहा है 24, तो ये आ रहा है हमारा 901.66, है ना। तो नियरेस्ट कितना है? 902, तो 902 डेज हमको लगेंगे कितना? 21640 कार प्रोड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 कर रहे हो, तो इतनी कार कितने दिन में प्रोड्यूस करोगे, तो इसको डिवाइड ये कर दोगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, तो 901 डेज, 901.66, ठीक है ना, करेक्ट। तो 902 आप नियरेस्ट इंटीजर को आंसर मार दोगे, समझ गए। तो ये सवाल में दम नहीं थी, लेकिन 2 नंबर का था, ठीक है ना, ये 2 नंबर का था। नेक्स्ट आओ, ये देखो, कह रहा है ए प्रोजेक्ट कंपनी ऑफ 7 एक्टिविटीज, द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड द वेरिएंस फॉलोज, ठीक है ना, एज फॉलोज। कह रहा है द क्रिटिकल पाथ कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बी, ई एंड जी, बी, ई एंड जी, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड डेविएशन इन मिनट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, ठीक है ना, इन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है और वेरिएंस दे रखा है, ठीक है ना। तो वेरिएंस बी का कितना है 1, ठीक है ना, इसका कितना है 4, ठीक है ना, और इसका कितना है जी का 4। तो वेरिएंस, टोटल वेरिएंस कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया √9 यानी कि 3 आंसर। अब इससे ज्यादा हल्का सवाल तो बना ही नहीं होगा, और 2 नंबर का इससे ज्यादा हल्का सवाल तो टेबल लेवल देख के डेटा वेटा देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल पाथ है उसका वेरिएंस कितना होगा, इनको जोड़ दो 1 + 4 + 4, और वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन √9 यानी कि 3। अब इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ये आओ, अब आओ 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 नेक्स्ट आओ। कह रहा है मार्केट सर्वे विद ए सैंपल साइज ऑफ 1000 वाज कंडक्टेड फॉर ए पैरामीटर दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉन्फिडेंस इंटरवल वाज एस्टिमेटेड एज 500 to 700 with a mean of 600, ठीक है ना। It is now desired to reduce the confidence interval 550 to 650. The sample size for achieving the desired interval at the same confidence level is, ठीक है ना भैया, सेम कॉन्फिडेंस लेवल और सेम इंटरवल एकदम नचा दिए, ठीक है ना, एकदम नचा दिए। चलो भाई, नाचेंगे नहीं हम लोग, अपना काम कर देते हैं, ठीक है ना, अपना काम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले तो बात करें कि पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल C1 वो होगा हमारा 700 - 500 यानी कि 200। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा हमारा 650 - 550 = 100। भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। अब कह रहा है भाई मीन तो दे ही रखे हैं दोनों के 600, तो हमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो S1 जो मीन दे रखा है, मीन फर्स्ट वाले का S1 वो दे रखा है 600, और दूसरे वाले का मीन भी दे रखा है कितना, आप निकाल के भी देख लो मीन, तो यार इतना ही आएगा, ठीक है ना 600, ठीक है ना 600। तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं S2। कह रहा है अब हमें करना क्या है कि द सैंपल साइज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड इंटरवल एट द सेम कॉन्फिडेंस लेवल। अब दोनों का सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भैया अगर सेम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो Z1 = Z2 हो जाएगा दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना, Z1 ही होता है कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 0.5 × C1 √N1 / S1 = 0.5 C1 √N1 / S1, करेक्ट। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो कहानी चलेगी हमारी कि C1 कितना है, C1 कितना है 200, N1 कितना है N1, दोनों के केस में, इसके केस में हमको पता है 1000 है, सवाल में दे रखा है, उसके नहीं पता है। S1 कितना है 600, ठीक है ना। यहां पे आओगे तो 0.5 × C1 कितना है 100 × N1 हमें निकालना है, ये कितना हो गया 600। तो यहां से N1 जो अननोन, N2 जो अननोन है हमारा सैंपल साइज, ये N2, ठीक है ना, जो N2 अननोन है वो निकल आएगा, और वो सैंपल साइज आ रहा है हमारा 4000 इन द बी राइट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी लगेगी, क्यों, दोनों का सेम है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना, Z1 Z2, और हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। थोड़ा सा ये स्टैटिक्स वाला सवाल है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल का भी नहीं बोलेंगे, स्टैटिक्स का ज्यादा सवाल है ये। करेक्ट, काम खत्म, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाई अब ये आ गया, लो ये मैं हर बार बताता था थर्बलिंग, लेकिन तुम लोग कहते थे नहीं आता। गेट मैकेनिकल में बहुत कम, एक आध बार ही पूछा गया है, लेकिन इसमें पूछते रहते हैं। अब इसको मैच कराना है, इसको मैच कराना है, भैया करा लो मैच, अरे के मैच कराओ, ठीक है ना। तो P किससे मिलेगा, आंख बनी है ना, आंख क्या करती है, ढूंढती है, तो सर्च, ठीक है ना। अब कहोगे आंख इंस्पेक्ट भी करती है, हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है ना, आंख तो इंस्पेक्ट भी करती है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, हाँ यस, या यहाँ से बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो ये अवॉइडेबल डिले है।
ये बेचारा काम करके थक गया तो लेटा है, रेस्ट फॉर ओवरकमिंग फटीग, ठीक है ना। और ये क्या है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। तो मैंने उसको आपको वैसे ही बताया, इंस्पेक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। आंसर क्या होगा हमारा, P4 Q3 और बी पार्ट, ठीक है ना। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी फोरकास्टिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो, एक कंपनी फोरकास्ट द वीकली डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर पूछ रहा है, कोरोना काल में बड़ी दिक्कत हुई थी ना, तो एग्जामिनर ने कर लो ऑक्सीजन सिलेंडर लो। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 सब में जो डिमांड है वो दे रखी है, कितनी है, 375, ठीक है ना, और 412 592 412 592, करेक्ट, और 439 ये डिमांड दे रखी है। फोरकास्ट हमको निकालनी है, ठीक है ना, फोरकास्ट हमको निकालनी है। अब अगर हमें फोरकास्ट निकालनी है, ठीक है ना, अब अगर हमें डिमांड दे रखी है, डिमांड, ठीक है ना, अब अगर हमें फोरकास्ट निकालनी है, ध्यान से देखो, कोई भी इसमें बहुत लेंथी सवाल नहीं है जो मैं अलग से कट करके अलग से बताऊं, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल है तो मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूं, करेक्ट। तो अल्फा दे रखा है हमको, अल्फा कितना दे रखा है हमको, 0.2। हमको फॉर्मूला पता होता है क्या, कि एफ टी इक्वल टू एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा डी टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1, ये हमको फॉर्मूला पता होता है फोरकास्ट का, ठीक है ना। आगे देखो, द डिमांड फॉर द फोरकास्ट डिमांड फॉर वीक 3 वाज 500, यानी कि वीक 3 की हमको दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, ठीक है ना, कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है भाई, 500। तो कह रहा है वीक 5 की फोरकास्ट बता दो, फोरकास्ट। अब वीक 5 की फोरकास्ट बनाने के लिए पहले आपको वीक 4 की फोरकास्ट निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी हमारी, F3 प्लस अल्फा D3 माइनस F3। तो ये रहा D3, ये रहा F3, तो करो, F4 कितना आ गया, 500 प्लस 0.2 593 माइनस 500, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, अरे फोरकास्टिंग कितनी वैल्यू आ गई, हाँ 518.4, 518.4 ये आ गई इसकी वैल्यू, 518.4। लेकिन हमको फिफ्थ की पूछी है, तो फिफ्थ की क्या हो जाएगी हमारी फोरकास्ट, F4 प्लस अल्फा D4 माइनस F4, ठीक है ना। तो हमको ये पता है कि ये क्या है, ये है D4 और ये क्या है हमारा F4। दोनों की वैल्यू पुट करोगे इसी फॉर्मूले में जैसे मैंने ऊपर पुट किए, तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड, बोला है इसने इन इंटीजर 503 के राउंड, 503 यूनिट्स। जो फोरकास्ट होगी फिफ्थ वीक की क्या होगी, 503 यूनिट्स। क्लियर है बात, एकदम बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है ना, बहुत हैवी सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये इस तरह के सवाल हम लोगों ने बहुत सारे किए। आप जरा इधर आओ, कह रहा है कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स P, Q, R and S are produced. The batch size of each product is 2 into 10 to the power 7. If the number of defective units is, ठीक है ना, defective units, यानी कि इसमें P में, Q में, R में और S में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, 60, 71, 80 एंड 55। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल प्रोडक्ट कंफर्म टू 6 सिग्मा स्टैंडर्ड, ओनली प्रोडक्ट एस कंफर्म टू 6 सिग्मा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट आर ऑल अदर प्रोडक्ट्स कंफर्म टू 6 सिग्मा स्टैंडर्ड है, एंड प्रोडक्ट पी एंड एस कंफर्म टू 6 सिग्मा प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब जरा देखो, इधर देखो ध्यान से, कह रहा है बैच साइज कितना है, इतना, यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर 6, यानी कि 20 मिलियन। और 1 मिलियन में अगर हम 6 सिग्मा की बात करें तो कितना होता है हमारा डिफेक्ट आइटम, 3.4। तो 20 मिलियन में, ठीक है ना, 20 मिलियन में डिफेक्ट्स है ना, कितने डिफेक्टिव आइटम्स होंगे आप निकालोगे तो आएगा 68। तो इसमें 20 मिलियन में कितने आ रहा है, 60, ये स्टैंडर्ड में है, ये आ रहा है 80 स्टैंडर्ड में नहीं है, ये आ रहा है 70 स्टैंडर्ड में नहीं है, ये आ रहा है स्टैंडर्ड में है। यानी कि अगर आपके डिफेक्टिव आइटम
डिफेक्टिव आइटम, अगर आइटम आपके लेस देन 68 है और इक्वल टू 68 है, दैट मीन्स आप 6 सिग्मा को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ पी और एस में है, तो स्टैंडर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के डी। प्रोडक्ट पी एंड एस कंफर्म टू 6 सिग्मा स्टैंडर्ड, 2 नंबर का सवाल था ये भी। पी एंड एस कंफर्म टू 6 सिग्मा स्टैंडर्ड, करेक्ट। बहुत आसान सा था, नंबर ऑफ डिफेक्ट थे, टोटल डिफेक्ट निकाल दिया हमने 68, 2 मिलियन 20 मिलियन में कितने होंगे, जब 1 मिलियन में होते 3.4, तो 68, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ आओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए मोबाइल स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन ए मास स्केल बेसिस 5 सैंपल ऑफ साइज 80 आर इंस्पेक्टेड, ठीक है ना। सैंपल साइज यानी कि एन कितना है हमारा 80, करेक्ट। फिर कह रहा है कंसीडर ए पी चार्ट विथ ±3 सिग्मा लिमिट, ठीक है ना। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, द अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपर कंट्रोल लिमिट होती कितनी है इसकी, ठीक है ना। अपर कंट्रोल लिमिट की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी p+3 अंडर रूट p बार, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस p बार, ठीक है ना, डिवाइड बाई n, ठीक है ना, अंडर रूट में, ठीक है ना, ये भी पूरा अंडर रूट। क्लियर है बात। तो ये ±3 सिग्मा के लिए, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स बेटा कितने हैं, जरा देखो 4 + 10 + 5 + 6 + 5 30, ठीक है ना, 30, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, 30, करेक्ट। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। और हमने कितने में चेक किया है इसको, कितने में चेक किया है हमने, 80 सैंपल साइज में कितने सैंपल लिए थे, 5। यानी कि अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें तो 30 डिवाइड बाई 5 × 80, ये आ रहा है हमारा 0.075, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी को, P denotes the fraction of defective product by the entire manufacturing process, ठीक है ना। यानी कि आपने 8, ठीक है ना, 400 आपने पीसेस करे, ठीक है ना, और उसमें आपने कितना किया, 30 डिफेक्टिव पाया, तो हमारा कितना हुआ 0.075, ठीक है ना। यानी कि 7.5% आइटम क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, 7.5% आइटम क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो हमको पी बार पता है, तो हम लोगों की अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी, इधर देखो 0.075 + 3 अंडर रूट, ठीक है ना, 0.075, 1 माइनस 0.075 डिवाइड बाई अंडर रूट n, कितना हो जाएगा हमारा, n कितना है 80। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे यूसीएल की अपर कंट्रोल लिमिट की, तो वो आएगी 0.163। देख लेना 163 है क्या 103 है, ठीक है ना, एग्जैक्टली देख लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके देखा था, तो ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी। 103 है कि 163 है, जरा चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। 163 है या 103 है, ठीक है ना। तो 163 है, 0.163 अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, ठीक है। तो जिसको चार्ट बनाना आता होगा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, एक सेंटर लाइन होती है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये क्वालिटी कंट्रोल वाले चार्ट्स खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। क्लियर है ना बात। ये हमने सिंपल निकाला है, ठीक है ना, कितने फ्रैक्शन डिफेक्टिव है टोटल साइज में, तो हम लोगों ने 30 डिफेक्टिव निकाले टोटल 400 में से, तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आ गया 0.075, यानी कि 7.5%, और उसकी वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया, करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। अब ये रिलायबिलिटी मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन है। ये किसा क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस का। देखो, इन ए फैक्ट्री 100 बल्ब्स आर इन यूज, द टेबल लिस्ट द cumulative probability of the failure of the bulb for various duration. The factory follows the individual replacement policy. If the cost of replacing a bulb is rupees 300, then the expected cost of replacing per month is, यानी कि उसको एक मंथ में कितनी कॉस्ट पड़ेगी। भाई ये बढ़िया सवाल है एक, ठीक है ना, एकदम धांसू टाइप का सवाल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उस टाइप के सवालों में से एक आता है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं हम लोग, करेक्ट।
अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये हम लोगों को कम्युलेटिव से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, कम्युलेटिव से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए होगी, ठीक है ना, असली वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये इसकी तो 0.10 होगी, इसकी कितनी हो जाएगी 0.15, है ना, इसकी कितनी हो जाएगी 0.47 में से 0.25 घटा दो यानी कि 0.22, ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी 0.68 में से 0.47 घटा दो तो हो जाएगी 0.21, और ये कितनी हो जाएगी 0.32, ठीक है ना। अब आप देख लो, अब अच्छा 1 प्लस 0.15 कितना हो गया 0.25, 0.25 यहां तक आ गया, फिर 0.25 प्लस 0.22 0.47 प्लस 0.21 0.68 प्लस 0.32, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई। कैसे निकाला, 0.25 में से अगर 0.10 घटा दोगे आप तो आ जाएगा, 0.47 में से 0.25 घटा दोगे तो आ जाएगा, 0.68 में से 0.47 घटा दोगे तो ये आ जाएगा, और 1.00 में से 0.68 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आ जाएंगे, ठीक है ना, कि हर मंथ में कितने हुए। इसमें 0.10 है यानी कि 1 इंटू 0.10 प्लस, ठीक है ना, 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.22 प्लस 4 इंटू 0.21 प्लस 5, ठीक है ना, 5 इंटू 0.32, करेक्ट। तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल हमारी 3.5, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड मतलब टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास 100, और कितने हो रहे हैं एक्सपेक्टेड, कितने फेल हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 3.5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 28.57, यानी कि अराउंड 29 बल्ब फेल हो रहे हैं, और एक बल्ब को फेल होने में कॉस्ट लगती है 700 इंटू 29, यानी कि ये जो कॉस्ट आ रही है अराउंड 8700 आ रही है, 8700 आ रही है, करेक्ट। ठीक है ना, चलो अब क्लियर 8700। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि टाइम स्टडी इंजीनियर, अब देखो टाइम स्टडी भी आ गई, टाइम स्टडी इंजीनियर रिकॉर्डेड द साइकिल टाइम फॉर मशीनिंग ऑफ ए कंपोनेंट, द रिकॉर्डेड टाइम स्टडी डेटा इज प्रोवाइडेड इन द टेबल, द परफॉर्मेंस रेटिंग यानी कि रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा दे रखा है 1.1, ठीक है ना, 110%, और कंपनी जो हमारे अलाउंसेस दे रखे हैं, अलाउंसेस, ठीक है ना, अलाउंसेस दे रखे हैं हमको 10%, ठीक है ना, और जब कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग नॉर्मल टाइम का 10% ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड टाइम, तो हमें पता है पहले तो नॉर्मल टाइम क्या होता है ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है हमारा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। अगर हमें ऑब्जर्व टाइम मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, ये दोनों चीजें तो पता ही है हमको। ऑब्जर्व टाइम के लिए देखो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ये कह रहा है साइकिल टाइम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको इसने एक बार मेजर किया है यानी कि 42 प्लस 43 को 2 बार मेजर किया है यानी कि 43 इंटू 2 प्लस 44 को 3 बार जब उसने मेजर किया 43 3 बार आया इंटू 3 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 46 इंटू 1 डिवाइड बाई, भाई एवरेज निकाल रहे हो आप, एवरेज निकाल रहे हो, बस ऑब्जर्व टाइम निकल के आ रहा है ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्जर्व टाइम की टेबल है ये, तो एवरेज अब निकालोगे तो डिवाइड बाई कितना करोगे कितने 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, टोटल 9 है ना, तो जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 44 मिनट, ये आ गया आपका ऑब्जर्व टाइम। तो जब ऑब्जर्व टाइम आ गया आपका 44 मिनट तो क्यों डर रहे हो, फिर तो काम हो गया ना। तो ये 44 इंटू 1.1 यानी कि कितना आ गया, ठीक है ना, 44 इंटू 1.1 तो कितना आ गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इतना क्या सोच रहे हो यार, ठीक है ना, 48.4, और यहाँ पे 48.4, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है 48.4 का 10%, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, ठीक है ना, 48.4 इंटू 0.10, ठीक है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड टाइम की, वो हमारी जो आंसर आ रहा है हमारा आंसर जो आ रहा है ना, हमारा आंसर जो आ रहा है ये नॉर्मल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा
3.24 मिनट्स। और सवाल आपको गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बोला है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 0.24 के 53, तो आंसर क्या होगा हमारा 53। गलती नहीं करनी है कहीं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा यही ट्रिक था बस कि भाई यहाँ पे एक बार फ्रीक्वेंसी, एक बार इसको 2 बार 3 बार और ये 2 बार फिर एक बार, तो 40 42 43 इंटू 2, तो हमें टोटल एवरेज निकालना है ना, ठीक है ना। अब अगर 10 लोग, ठीक है ना, होंगे अगर हमारे सेम हाइट के और 5 लोग अलग हाइट के, तो आप कैसे निकालोगे? 10 इंटू वो हाइट और 5 इंटू वो हाइट डिवाइड बाई 50, ऐसे निकालते हैं हम लोग एवरेज, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, लो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए मशीन कंपोनेंट इज टू बी प्रोसेस्ड एट 5 वर्क स्टेशन सिक्वेंशियली। द टेबल प्रोवाइड्स द साइकिल टाइम इन सेकेंड्स ऑफ ईच वर्क स्टेशन इन मास प्रोडक्शन, द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड पर आवर, ठीक है ना। पर आवर में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो जरूरत है हमको साइकिल टाइम की। साइकिल टाइम क्या होता है? मैक्सिमम स्टेशन टाइम। तो इन सब में सबसे मैक्सिमम स्टेशन टाइम कितना है? 90, ठीक है ना। तो ये आ गया 90 सेकेंड हमारा क्या है? साइकिल टाइम, करेक्ट। अब अगर हमें निकालना है कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, भाई साइकिल टाइम हमारा निकल के आ गया 90 सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर हमें निकालना है कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, तो कितना आएगा, ठीक है ना। भाई 90 सेकेंड में एक बन रहा है ना, तो कितने हो जाएंगे? टोटल टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है बेटा? 60 क्रॉस 60 यानी कि 1 आवर, ठीक है ना, यानी कि 3600 मिनट डिवाइड बाई 90, 3600 डिवाइड बाई 90, तो ये कितना आ रहा है? 40। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो गए हमारे? 40। 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। 90 सेकंड में एक बनेगा। ये साइकिल टाइम क्या बताता है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आउटपुट, ठीक है ना, प्रोडक्ट आउटपुट, यही तो होता है। 90 सेकंड में हमारा एक प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार होगा। तो अगर हमारे पास 3600 सेकंड है तो कितने बना लेंगे हम लोग? तो 40 प्रोडक्ट हमारे बना लेंगे 1 घंटे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाला कह रहा है कि ए वैक्सीन हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 2 वेयरहाउस टू 3 हॉस्पिटल्स। द सप्लाईज एट वेयरहाउस W1 W2 आर, ठीक है ना। तो यहां से सप्लाई कितनी है? सप्लाई कितनी है बेटा? 200 एंड 150। बहुत बढ़िया। द डिमांड ऑफ द हॉस्पिटल H1 H2 H3 इक्वल टू 100 150 एंड 125, करेक्ट, रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें लिखना पड़ता है कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। तो इधर से देखोगे तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो रहा है कि नहीं, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो डिमांड तो आ रही है हमारी कितनी? 375 और ये कितना आ रहा है हमारा? 350, यानी कि डिमांड जो है ये नॉट इक्वल है। तो पहले तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं एक यहाँ पे अलग बना लेता हूँ एक टेबल, ठीक है ना। एक डमी यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक डमी यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा ठीक है ना, H1 H2 और H3। यहाँ पे क्या है? W1 W2 और DW3। एक डमी यूज कर दिया। कॉस्ट इसकी कितनी होगी? 0 0 0। इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? इन सब बाकी सबकी कॉस्ट कितनी है? 573। इसकी कॉस्ट कितनी है? 467। अब डिमांड कितनी है? 100 150 और 125। आप इधर पे क्या कर लो? 25 दे दो इसको जो एक्स्ट्रा था, बाकी 150 एंड 200।
अब कह रहा है कि द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस कॉर्नर में, करेक्ट, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में कितना चाहिए इसको 100, अवेलेबिलिटी 100 दे दो, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 100 यानी कि 150। अब ये वाली लाइन खत्म हो गई हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये बचा है नॉर्थ वेस्ट में, ये आ गया कितना 150 पूरा करें, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये लाइन भी खत्म, और ये लाइन भी खत्म, ठीक है ना। अब इसको चाहिए 150, इसके पास है 120, 125 है, हाँ ये देखो गड़बड़ कर दिए ना काम हम, यहाँ पे 200 है ना, तुम लोग बताते भी नहीं हो, ठीक है ना, कितना है 200, तो यहाँ कितना बचेगा 100, तो यहाँ पे आप कितना दोगे इसको, यहाँ पे आप कितना दोगे इसको 7 है, इसको दोगे आप 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा खत्म। यहाँ पे आपके पास कितना था 150, तो आपने 150 में से 100 गया तो 50 बचा, करेक्ट। अब देखो इसके पास 150 है तो 50 यहाँ पे दे दोगे आप, करेक्ट, तो ये खत्म, यहाँ बचा 100, इसका 125 है तो 25 इधर दे दोगे, 100 इधर दे दोगे, तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 100 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7 प्लस 50 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 7, ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। और जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस केस में वो आ रही है 2200 रुपीज। अब आप देख रहे हो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी दिया, बैलेंस प्रॉब्लम भी नहीं दी, डमी भी लगवा दी, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगवाया जो कि सबसे आसान रूल में से एक है, और हमने 2 मिनट में आंसर निकाल दिया, ठीक है ना, 2 मिनट में आंसर हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना भाई। सिंपल नॉर्थ वेस्ट आप कैसे करते हो, नॉर्थ वेस्ट आप कैसे करते हो, ठीक है ना, कि भाई ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ये होता है, तो आप यहीं पे भरना चालू कर देते हो फिर कॉर्नर से, जो खाली है वहां भरते जाओ कॉर्नर में, बस सोचना ही नहीं होता इसमें। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहिए लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, चलो बच गए, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, भाई हम कंसीडर कर रहे हैं बिल्कुल, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ये लिखी हुई है। कह रहा है द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन एज, जो ये प्रॉब्लम दे रखी है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रॉब्लम जो दे रखी है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रखा है हमको, करेक्ट, दे रखा है x1 x2 x3। कह रहा है कि द डुअल वेरिएबल ऑफ कंस्ट्रेंट c1 c2 एंड c3 आर y1 y2 एंड y3। अगर हम डुअल प्रॉब्लम बनाते हैं तो y1 y2 y3 कर देते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ डुअल वेरिएबल वो भी दे रखी है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर p, अब ये p कहां है, p कहां है, ओह p यहां है, p यहां है, ठीक है ना, तो ये तो z है, करेक्ट, ये तो z है ना, 20x1 प्लस 6x2 प्लस px3 है ना, तो 20x1 प्लस, ठीक है ना, 20x प्लस 6x2 प्लस px3, करेक्ट, ये z है प्राइमल का। अगर हम इसका डुअल बना दें, अगर हम लोग इसका डुअल बना दें तो हम लोग क्या करते थे, इसको y1 मान लेते थे, इसको y2 मान लेते थे, इसको y3 मान लेते थे, और इसी का सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसका जो डुअल होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, 250 y1 प्लस 150 y2 प्लस 50 y3, आगे हमें करना ही नहीं है, ठीक है ना। और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर p इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जबकि कह रहा है कि द वैल्यू, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है, ठीक है ना, दोनों की वैल्यूज जो है ना, ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है ना, क्या है, इक्वल है, करेक्ट। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन एज इतना, द डुअल वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है इतना, द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ डुअल वेरिएबल्स आर, ठीक है ना, इतना, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर p, करेक्ट, दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अब जरा देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इक्वल ही होती है इसके, ठीक है ना, डुअल प्राइमल का मतलब ही यही होता है। अब जरा देखो, ये देखो 20x1 कितना है 0 प्लस 6 इंटू 50 प्लस p इंटू x3 कितना है 50 इक्वल टू 250 इंटू 0 प्लस 150 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 8। तो यहां पे सिर्फ एक ही अननोन है p, तो आप p सॉल्व करके निकाल सकते हो। p की वैल्यू आ रही है हमारी 8, जो कि है हमारा आंसर।
यानी कि भले ही 18 क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग, जब मैं समझा के कर रहा हूं तब भी मुझे 40 मिनट्स के अराउंड लगा। अगर आप खुद से कर रहे होते तो हार्डली 25 से 30 मिनट में कर सकते थे, लेकिन तब जब आपको चीजें आती हो, आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें डिस्कशन में, ठीक है ना, कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें तो हमें हर वो एक चीज देखने को मिली जो एग्जाम में थी। जैसे सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, था, इन्वेंट्री का क्वेश्चन था, ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन था, फोरकास्टिंग का क्वेश्चन था, वर्क स्टडी का भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, साथ में क्यूइंग थ्योरी का भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, और बात करें तो कौन सा था, और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, साथ में 2 चीजें और थी, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस, जिससे 3 क्वेश्चन थे और इससे 2 क्वेश्चन थे। करेक्ट। तो अगर आप पढ़ के जा रहे हो पीआई के पेपर के लिए प्रिपरेशन करके, तो आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। अब उसको 15 से 20 क्वेश्चन पूछने हैं 65 में से, 65 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल का है, परसेंटेज निकालो, ठीक है ना, कितना वेटेज है ना। तो अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पीआई के पेपर के लिए, और इजी भी है स्कोर करना, ठीक है ना। बाकी आप जाओगे प्रोडक्शन में तो उसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। आप अगर आप पीआई का पेपर पढ़ के जा रहे हो, आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, आपको हर जगह से क्वेश्चन मिल देखने को मिला है, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से, वर्क स्टडी से, क्यूइंग थ्योरी से, फोरकास्टिंग से, ब्रेक इवन पॉइंट से, इन्वेंट्री से, सीपीएम पार्ट से, क्वालिटी कंट्रोल से, रिलायबिलिटी से, है ना, इवन स्टैटिक्स से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल वाला। तो ये तो हम लोगों की बात थी एनालिसिस की। भाई मुझे कराना था इंडस्ट्रियल का दोनों, क्योंकि भाई भले ही आप मैकेनिकल के हो या पीआई के हो, आपको दोनों ही आपको वीडियो देखने चाहिए, आपके लिए फायदेमंद होंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है कि क्या आएगा पता नहीं क्या आ जाएगा। अगर आप देख लो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। एक आध फंस जाएगा जो नया टाइप का था, ठीक है ना, मान लो, तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन आराम से लगेंगे, ठीक है ना। 99% आपकी एक्यूरेसी जाएगी अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है। तो आज का ये जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप ध्यान रखेंगे कि 25 सितंबर को 11 AM जो क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैक्ट है, ठीक है ना, कॉम्बैट है, गेम है, ठीक है ना। तो उसको आपको इसमें रजिस्टर करना है GA 111 में जाके, ठीक है ना, और इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, 30 करोड़ प्लस के प्राइजेस हैं, तो पार्टिसिपेट आपको ज़रूर करना है, ठीक है ना, गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट। ओके, थैंक यू।